अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, एपीसी कितनी कारआमद होगी। अब से कुछ देर पहले खबर आ रही है कि नवाज शरीफ साहब खुद वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो ने एक उनको दावत दी जो कबूल कर ली गई। सो क्या नवाज शरीफ के खुद इसमें हिस्सा लेने से कुछ जो इसका रिजल्ट है वो मुख्तलिफ हो सकता है पहले वाली एपीसी से? इस पर प्रोग्राम के पहले से बात करेंगे। इसके बाद अपोजिशन अरकान पार्लियामान से गायब क्यों है, अभी तक वो कुछ नंबर काउंट कर रहे हैं। आज मैं देख रही थी, शायद काकान अब्बासी साहब भी कह रहे थे हम फिगर आउट करेंगे और ये जो लोग नहीं आए इनसे बात करनी पड़ेगी कि ये पार्टी की पॉलिसी से मुख्तलिफ क्यों कुछ जगह पे पोजीशन ली गई। इसके साथ साथ जो अभी नए आज असासे और इनकम टैक्स की तफसीलात सामने आई हैं, उसमें बड़े दिलचस्प कुछ फिगर्स हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के जो इन ऐवानों में बैठने वाले कुछ सीनियर वुज़रा वजीर आला दरअसल कितना टैक्स देते हैं। आखिर में ज्यादती केस का जो मरकजी मुलजिम है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। एक बड़ी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पता नहीं किस बात का क्रेडिट लिया गया, सिर्फ इस बात का कि उसकी निशानदेही कर ली है। 4 मरतबा वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया है। क्या पुलिस एक मुलजिम को पकड़ नहीं पा रही? कहीं वो पुलिस से मिला ही तो नहीं हुआ? प्रोग्राम के पहले से हम आगाज करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी कुछ देर ट्वीट आई और उससे जो एपीसी के बारे में पहले खदशात थे, ये तो मालूम था कि होने जा रही है, लेकिन ये कितनी जानदार होगी उसके बारे में थोड़ी सी एक एक एक्साइटमेंट सी बिल्ड हो गई है, बाहर नजर आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये ट्वीट की कि जस्ट स्पोक टू मी मोहम्मद नवाज शरीफ, मैंने नवाज शरीफ से भी बात की है, उनकी तबीयत पूछी है और उन्हें वर्चुअली यानी ऑनलाइन अपोजिशन की एपीसी जो कि पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही है 20 सितंबर को, उसमें आने की दावत दी है। ऑफ कोर्स पहले बात हुई होगी, इसलिए कुछ ही देर बाद मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट आ गया जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि थैंक यू बिलावल, वार्म रिगार्ड्स एंड प्रेयर्स, शुक्रिया अदा किया है। और ये अभी तक खबरें सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ ने इसमें शामिल होने की जो दावत है वो कबूल कर लिया। दो इसमें थोड़े मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ये यहाँ को सुनाते राना तनवीर साहब हमारे ही शो पे थे ARY के, तो उनसे जब पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ साहब इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे तो उन्होंने कहा कि लगता नहीं है। राना तनवीर साहब की जरा बात सुने। बिलावल साहब ने बात की है मियां साहब से, लेकिन उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें। कभी वो ख्याल करने के लिए निकलते हैं जो कि एडवाइस करते हैं डॉक्टर जो है कि जी आप थोड़ा सा मूवमेंट भी आपकी होनी चाहिए। वीडियो लिंक पे आई एम श्योर कि वो नहीं उस पर कर सकेंगे। बहरहाल ये राना तनवीर साहब को लगता है कि वो वीडियो लिंक पे भी शामिल नहीं हो पाएंगे, जबकि कुछ खबरें ये हैं कि शायद वो शामिल हो। बहरहाल मरीम औरंगजेब साहिबा का ट्वीट आया था कोई 14 सितंबर को, और इसमें उन्होंने बताया था कि एपीसी में पार्टी वफ्द की शिरकत के हवाले से जो पॉलिसी बयान है वो पार्टी सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ एपीसी में शिरकत करने वाले वफ्द का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे और वो खुद ये बयान जारी करेंगे। और मीडिया से दरखास्त उन्होंने की कि शहबाज शरीफ के बयान तक इंतजार करे, कयास आराइयों से बचा जाए। तो भी वफ्द के नाम क्या फाइनलाइज हो गए हैं और प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। अपने मेहमानों को मैं यहाँ पर आपसे तारुफ करा दूं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। मजहर अब्बास साहब स्काइप से बराह रास्त कराची से हमारे साथ हैं। फरूख हबीब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। डॉक्टर साहब मैं आपसे आगाज करूंगी। मैं सुन रही थी आप किसी और टेलीविजन शो पे कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब शामिल होंगे, राना तनवीर साहब की थोड़ी मुख्तलिफ राय थी, तो ये अभी कंफर्म है या अभी इसके ऊपर रूम फॉर डिस्कशन है? देखिए, राना तनवीर साहब मुझसे ज़्यादा सीनियर पार्टी के रहनुमा हैं और उनके पास ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन यही थी कि वो शरीक होंगे, लेकिन अगर राना तनवीर साहब उसको डिनाई कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर बेहतर है कि जैसा कि आप कह रही थी कि पार्टी के प्रेसिडेंट के ऐलान का इंतजार कर लिया जाए, लेकिन मुझ तक यही खबर पहुंची थी कि मुशावरत काफी दिनों से हो रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली बिलावल की दावत और मरियम का शुक्रिया अदा करना, इसका मतलब है कि बातचीत काफी अरसे से हो रही थी। एकदम तो फोन नहीं उठा होगा और बात हुई होगी ये सारी नहीं। ये तो एकदम है, ये जो मामला बिलावल साहब के टेलीफोन करने का है, मगर एपीसी में शमूलियत के हवाले से तो काफ़ी देर से गुफ्तगू चल रही है। आपस में पार्टी के मशवरे भी हो रहे हैं, टीम भी फाइनलाइज की जा रही है, मगर मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं कि कोई पहले से क्या बात होगी। अगर आपने फोन पे बात करनी है तो उससे पहले आप क्या करेंगे? शमूलियत के बारे में आप पहले आप मेरे ख्याल में उन्होंने सिग्नल दिए जाते हैं कि आप मुझे इनवाइट करें, मैं आऊंगा। सर ऐसे भी होता है ना? नहीं, मगर जरूरी तो नहीं कि ऐसा ही हो। ये तो ARY में ऐसा होता होगा, हमारी PMLN है ARY नहीं। सर ARY PMLN से पूछ रहे, सर बता दें आपने ARY को क्यों बताना? जी मैंने इसी वजह से बताया कि मुझे जो इत्तला मिली थी वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और चैनल पर उसका ऐलान किया, मगर अगर राना साहब कहें तो मुझे ये मालूम है कि राना साहब ज़्यादा सीनियर आदमी हैं,
تو میرے خیال میں ان کی بات کرنے کے بعد پھر میرا فردر بات کرنا اب نہیں بنتا. اس کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن مجھے جو خبر ملی تھی وہ میں نے اس وقت. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی کوئی خبر ہے کیا؟ وہ بھی اے پی سی میں شریک ہو سکتی جی میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کے متعلق خبر تو یہی تھی جو ویسے جو گپ شپ والی خبر ہوتی ہے کہ وہ شرکت کریں گی. مگر پارٹی نے اور پچھلے دنوں کوئی ایک لسٹ وسٹ بھی اناؤنس کی گئی جس کی باضابطہ پارٹی نے تردید کی اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ انتظار کریں. مریم اورنگزیب والی جو میں نے بھی پڑھا ہے ٹویٹ اس میں انہوں نے. پابند ہیں اسی بات کے. تو میرے خیال میں جب تک پارٹی چیئرمین اس کو اناؤنس نہیں کریں گے تب تک قبل از وقت ہوگا یہ کہنا. مگر ہمارے قیاس میں یہی تھا اور شنید بھی یہی تھی کہ شاید وہ لیکن پرسوں ہے نا، مطلب 2 دن بعد ہے تو ابھی تک وقت فائنلائز نہیں ہوا. یہ ہو گیا ہے، اناؤنس نہیں کرنا. میرے خیال میں یہی طے کرنا تھا نواز شریف آئیں گے، مریم آئیں گی اور پھر ایک فائنلائز کل تک پتہ چلے گا. مجھے تو میرے خیال میں کل اناؤنس ہو جائے گا. مجھے تو یہ جو ٹیلی فون والی خبر ہے میرے خیال میں تو یہ انہوں نے تیمارداری کے لیے فون کیا اور وہیں انویٹیشن دیا. تو ایسا نہیں کہ کوئی، ورنہ آپ نے دیکھا کہ جیسے آپ کی رانا تنویر صاحب سے بات ہوئی پھر ہم سب کو پتا ہوتا اگر یہ بات پہلے سے چل رہی ہوتی. تو یہ ایک دم ہوا ہے. مگر پارٹی کی آپس کی مشاورت کے ہمارا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے، ہم کن چیزوں کو لے کر آگے جائیں گے، ہم کون جائے گا، یہ گفتگو چل رہی ہے. مگر لسٹ اس کی پارٹی پریزیڈنٹ ہی اناؤنس کریں گے یا جنرل سیکرٹری اناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے، اس پہ میں بھی آتی ہوں کہ نواز شریف صاحب جو سیاست میں ایکٹیو ہو گئے ہیں، اس پہ obviously اپوزیشن جو ہے آپ کی یعنی پاکستان تحریک انصاف، وہ ان کا اپنے پوائنٹ آف ویو ہوگا، بڑا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہوگا. مظہر صاحب، نواز شریف صاحب نے آن لائن شامل ہونے کا جو فیصلہ کیا ہے، جو حامی بھری ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ یہ اے پی سی پچھلی اے پی سی سے کچھ مختلف ہو سکتی ہے؟ جی میرا خیال ہے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوئی ہے. اس میں مولانا فضل الرحمان کا بھی انپٹ شامل ہے اور مولانا فضل الرحمان کی 2-3 مرتبہ جو نواز شریف صاحب سے گفتگو ہوئی ہے اس میں بھی یہ بات پیش نظر رہی کہ نواز شریف صاحب کی جب تک کسی نہ کسی طریقے سے انوالومنٹ یا انپٹ نہیں ہوگی یہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. کیونکہ شہباز صاحب کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز، کچھ اف اینڈ بٹس موجود تھے پیپلز پارٹی کے اندر بھی اور خود جے یو آئی کے اندر بھی. میرا خیال ہے بلاول بھٹو نے یہ جو کانٹیکٹ کیا ہے نواز شریف صاحب سے اور بقول بلاول بھٹو کے کہ نواز شریف صاحب نے ایگری کیا ہے، میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کچھ دیر کے لیے ضرور جو ہے وہ بات کریں گے. اور نواز شریف صاحب اگر بات کریں گے تو مریم نواز کی پریزنس بہت ضروری ہوگی. میرا خیال ہے مریم نواز ضرور چاہیں گی کہ وہ اس دوران اے پی سی میں موجود ہوں. اور یہ جو ظاہر ہے اس کا جو ہوم ورک کیا گیا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کا کلیدی کردار ہے. پہلے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو قریب لانے میں، پھر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے وفود کی گفتگو پچھلے چند دنوں میں ہوئی ہے، وزٹ کیا ہے. تو میرا خیال ایک ہائپ جو ہے وہ بنے گی، ایک ہائپ بنے گی. اگر نواز شریف صاحب ایڈریس کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ نواز شریف صاحب کے مقدمات بھی میچورڈ ہو رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے وارنٹ بھی جو ہے گورنمنٹ بھی، اب نواز شریف صاحب جب آفیشیلی اناؤنس ہوگا کہ وہ بات کریں گے تو گورنمنٹ بھی زیادہ ایگریسو اس چیز کے بالکل. مجھے تو لگتا ہے سر کل 2-3 پریسر ہو جائیں گے اسی کے اوپر. میرا خیال ہے اسی ایشو پہ کل 2-3 پریسر ہوں گے ڈیفینیٹلی اب جب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. لیکن امکان اس چیز کا ہے کہ نواز شریف صاحب ایڈریس کریں گے کچھ دیر کے لیے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اب فاروق، اب ظاہر سی بات ہے یہ اب طے کر لیا نواز شریف نے کہ وہ شامل تو ہوں گے اس اے پی سی کے اندر نا. اور میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ کل 3 تو پریسر میں سوچ رہی ہوں کہ ایک 3 بجے ہوگی، ایک 6 بجے ہوگی، پھر شاید کچھ خان صاحب سے منسوخ بھی بیانات آئیں کہ نواز شریف کو ملک سے باہر لے کے آنا ہے، سے واپس لے کے آنا ہے. بہرحال آپ بتائیں نا، اے پی سی کو آج سے پہلے تو آپ کبھی سیریسلی لیتے ہی نہیں تھے. اس مرتبہ تو چلے لگ رہا ہے کہ فرسٹ ایئر قیادت ہر طرف سے شامل ہوگی اور تھوڑا سا سیریس ایجنڈا لگ رہا ہے پہلے سے. جی فاروق، دیکھیں جہاں تک رہی بات ایجنڈا کی، تو ایجنڈا تو ان کا سامنے آ جائے گا. لیکن جو بنیادی سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عدالت بلائے تو آپ انفٹ ہیں، آپ بیمار ہیں، اور بلاول اے پی سی پہ بلائیں تو آپ بالکل ایک دم فٹ ہو جاتے ہیں. تو سیاست کے لیے فٹ ہیں، عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے انفٹ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی جواب جو ہے وہ ان کو دینا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک علاج کروانے کے لیے عدالت سے ضمانت پہ گئے تھے، اس کا بھی فیصلہ عدالت نے دے دیا کہ ان کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دے دیا، ان کے وارنٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے. تو اب میاں صاحب شامل ہوں یا نہ ہوں، آگے بھی ان کی جماعت کے لوگ ہیں جو شامل ہوتے ہیں. اب مسئلہ جو ہے وہ میم اور شین کا ہے، اور اگر رانا تنویر صاحب جو ہے وہ شین کی نمائندگی کر رہے ہیں
मुसद्दिक मलिक साहब जो है वो मीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वहां पर तो जो है वो आपस में कंफ्यूजन और बयान के अंदर जो है वो तजाद सामने आएगा कि शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये इनका फैसला है, लेकिन ये बुनियादी सवाल जो है वो पाकिस्तान की अवाम भी जानना चाहती है कि मियाँ साहब फिट हैं या अनफिट हैं। और दूसरी बात रही जो एजेंडे की है, देखिए एजेंडा इनका बड़ा वाज़ेह है। एजेंडा इनका शुरू रोज से ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जब इनको हाथ पड़ेगा, जब इनके खिलाफ केसेस आगे बढ़ेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। केसेस आपके सामने है कि शहबाज शरीफ साहब के भी टीटीज केस के ऊपर रेफरेंस दायर हो चुका हुआ है, तोशा खाना केस है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस हैं, जाली अकाउंट्स के हवाले से ओमनी ग्रुप से मुतल्लिका जो रेफरेंसेज हैं वो दायर हो चुके हैं। तो बड़ी एक हमें जल्दबाजी नजर आ रही है, एक बड़ी तेजी नजर आ रही है एपीसी के हवाले से। तो मैं समझता हूं कि जो माजी के अंदर होता रहा है, नतीजा अभी भी मुझे वो नजर आ रहा है। अच्छा, क्योंकि आपस में कंफ्यूजन है ना, ऑपोजिशन खुद से ऑपोजिशन बनी हुई है एक दूसरे की, आपस में इनको ऑपोजिशन का सामना है ना, इनका वापस यानी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब फिर एकदम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि वो एपीसी करें, कौन शामिल हो या कोई शामिल ना हो, बिकॉज हमने देखा यूजली फिर एकदम से तेजी आपकी कैंप में भी आ जाती है ना। आपको मेरा ख्याल है सर पॉलिटिकली थोड़ा मसला पड़ जाता है ना जब नवाज शरीफ साहब सियासत करें, क्योंकि आप लोगों ने जाने दिया और उसके बाद हमें बताया कि जी सब कुछ मैनिपुलेट हुआ और किसी को सजा भी नहीं दी। तो फिर ये देखिए मारिया बात ये है कि आप कहे कि हमने जाने दिया, देखिए उसका एक पूरा प्रोसेस है। अदालत 8 हफ्तों की जमानत देती है, फिर हमसे पूछा जाता है कि आप मियाँ साहब की जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं। वो गारंटी ना आप दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं, जिंदगी मौत का मामला अल्लाह ताला के हाथ में है। बात इससे आगे बढ़ गई ना, बात आपके अपने सिटिंग मिनिस्टर्स के ऊपर आ गई जो कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। वो तो आप सही बता रहे प्रोसेस आगे देखें जो रिपोर्ट सामने आई उस वक्त उन रिपोर्ट्स के ऊपर और जो उस वक्त एक सारा मंजरनामा बना हुआ था प्लेटलेट्स का, डॉक्टर अदनान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालात तशवीशनाक होना, पूरी पंजाब इंतजामिया आपकी मिनिस्टर साहिबा, हाँ तो आपने कहा था कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, मामला आगे निकल गया, वो भी नहीं हुआ इन्वेस्टिगेट। नहीं देखें मामला अब तो आगे निकल गया ना। पंजाब हुकूमत ने तो इनकी 27 फरवरी 2020 की जमानत में तोसीह नहीं दी, उसको रिजेक्ट कर दिया, वो अदालत में भी जमा करवा दिया, वहां पर भी खत लिख दिया। उसके अलावा उसके अगेंस्ट इन्होंने अदालत में जाना था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ थे, आप हमारे पास क्यों नहीं आए, अगर पंजाब हुकूमत ने तोसीह नहीं दी आपको। तो इसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने भी जो है वो इश्तिहारी करार दिया है। अदालत पूछ रही है, फिर मैं वही सवाल पूछूंगा जो बुनियादी सवाल है कि मियाँ साहब फिट हैं या अनफिट हैं। ये सवाल है कि वो ये वैसे डॉक्टर साहब ये देखे ना, सियासत के लिए मियाँ साहब फिट हैं लेकिन अदालतों के सामने पेश होने के लिए फिट नहीं है, ये बज़ाहिर लग रहा है जी। मेरे ख्याल में आइन बदल दें, अगर वो यहाँ जेल में भी होते हैं उनसे मुशावरत की जाती तो आपकी आवाज, बुनियादी हकूक तो आपके मुअत्तल नहीं होते। अगर वो अस्पताल भी ये होते जी एपीसी के अंदर तो वो अदालत में भी आ सकते, ये ऑनलाइन तो अदालत में भी आ सकते हैं। आप कहें कि हम जी कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन बुनियादी जो चीज है वो ये तो बुनियादी हकूक की है कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कि लोगों के बुनियादी हकूक सल्ब हो जाते हैं, वो बोल नहीं सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते, तो आइन में लिख दें कि अगर ऐसा हो जाए, बल्कि पहले सफ़े पे ही लिख दें, बल्कि बेहतर तो ये होगा कि नवाज शरीफ के नाम से लिख दें कि नवाज शरीफ साहब नहीं कर सकते, तो अच्छा होगा। फिर कम अज़ कम ये है कि बात आइनी हो जाएगी। लेकिन अगर आइन में आपने नवाज शरीफ का नाम नहीं लिखा कि सब बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते। अगर आपने ये नहीं लिखा कि आपको सजा हो या ना हो लेकिन आपकी आवाज़ बंद नहीं कर सकते, किसी जगह पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये कदगन नहीं है, मासवा आजकल टेलीविजन में जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मंतक बढ़ाए जाते हैं कि अगर आपको अदालत ने ये किया तो अब आप टेलीविजन पे नहीं आ सकते, अगर ये किया तो आ सकते हैं, और इसने किया तो आ सकते हैं, और इसने किया तो नहीं आ सकते। तो अगर आप आइन तब्दील करना चाहें तो सर आंखों पे, मगर जब तक ये आइन है जो इस वक्त मौजूद है तो कोई गैर आईनी हरकत नहीं कर रहे। इसी आइन के तहत मरियम साहिबा 2 साल से कुछ नहीं बात कर रही थी, एकदम बात करना शुरू की। इसी आईनी हक के तहत नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पे खामोश थे। ये तो आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। यानी आप आइन में लिख दें कि जिसने बोलना है उसको हर हफ्ते बोलना चाहिए, और जिसने नहीं बोलना एक मरतबा वो कभी ना बोले। तो कोई आपको इरेगुलर पैटर्न नहीं लगा। जब देखिए फ्रीडम किस चीज को कहते हैं, आजादी। मैडम आप अगर आज कहें कि मैंने टेलीविजन प्रोग्राम नहीं करना बिलफर्ज, तो मैं कहूँ आज के बाद अब आप नहीं कर सकती। अच्छा। आप अपनी किसी फैमिली मसरूफियत की वजह से अगर 1 साल के लिए 6 महीने के लिए ये फैसला करें कि आपको ये नहीं करना, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि मैं कहूंगा अब आप कभी नहीं कर सकती। सर, तो मियां साहब आपने दरमियान में क्यों नहीं अपनी चॉइस से नहीं बोल रहे थे 1.5-2 साल? जी मियां साहब की अपनी बिल्कुल मर्जी, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी, मगर ना आइन ने उनको कैद किया है कि वो हर वक्त बोलें, हर जुमेरात को बोलें।
सर, मुल्क आइन के ये सबसे कहता बड़े है सियासी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत कोई भी 1.5 साल देखें, बेशक ना बोले तो आप it's all right, मैंने इतनी बड़ी आपको से- मैडम बड़े साफ और शफाफ अल्फाज में कहा कि आप लिख डालें। मैंने तो आपके लिए आसानी पैदा की कि नवाज शरीफ का नाम लिख दें कि ये कदगन और ये कैद जो वैसे आइन के अंदर है ये नवाज शरीफ का सर नाम जिस दिन लिख के लिख कर दें। दिया ना, जो नहीं लिखा हुआ ना, इसी का फायदा सब उठाते हैं ना। जिस दिन लिख दिया ना, तो उस दिन फिर तो ये लिख सब दीजिए ना मैडम। नहीं सर, आप भी फंस जाएंगे जब लिख दिया तो। अभी भी बुनियादी अभी क्योंकि हकूक आप मुझे बता रहे हैं कि 1.5 साल से नवाज शरीफ मैं साहब अपनी आपको ये मंशा कह से नहीं रहा बात हूं कर रहे कि हैं। जब आप फ्रीडम्स के अंदर फ्रेमिंग करते हैं तो आप कोई मंतक पेश कीजिए कि वो लंदन इलाज करवाने गए थे, इस वजह से आइन में लिखा हुआ है कि अगर नवाज शरीफ लंदन इलाज करवाने जाए तो फिर वो ना किसी से फोन पे बात कर सकता है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस कर और सकता है। ना लिख मरियम डालें। नवाज ट्वीट कर सकती ये भी हैं, लिख डालें, चाहे कुछ भी मुल्क जी में ये बड़ा लिख वाकया डालें। हो जाए। वो तो रोज कर रही हैं। पहले आपको कर रही हैं ना, सुनिए सुनिए 1.5-2 माह से सुनिए, कर रही मैंने हैं ना। बड़े आपके प्रोग्राम अटेंड किए, पहले आपको गिला था बोलती नहीं है। बिल्कुल, ये मैं अब आपको अब गिला मैं है ये कह रही बोलती थी हैं। उनका आईनी हक है, क्यों नहीं बोल अरे रही हैं? भाई अब आपको गिला है कि मैं बोलती कह रही हूँ क्यों अच्छी हैं? बात है, बोल रही हैं, आईनी हक इस्तेमाल मैंने तो कर रही आपको हैं। पहले अब कहा क्लियर है कर कि दो ना अपनी आपके position। 8 बजे के प्रोग्राम में होता है बोलती क्यों है, 10 बजे के प्रोग्राम में होता है बोलती क्यों नहीं है। इस वजह से आप भी फैसला खुश कर होना लें चाहिए कि कि मरीम नवाज बोलती को क्यों इतनी है importance- मसला है या बोलती नहीं है मसला है। आप फैसला कर लें तो हम आपके सामने हाजिर चले सर, हैं और इतना आइन और आसान कानून फैसला में डाल भी नहीं दीजिए। ना। नहीं ये आसान है इस वजह से कि आप ये कह रही हैं कि जब आपका जी चाहे और जब आपकी हो, आपसे मतलब आप नहीं आपने है, मैं आए माफी नो, चाहता हूं, ये जिसका मत ख्वाहिशमंद समझिएगा। चाहें, जी, जो कि ख्वाहिशमंद जब है। ख्वाहिशमंद चाहें तो वो ना बोलें और जब ख्वाहिशमंद चाहें तो वो बोलें, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा चलें, फरूख आप इसमें मारिया- मुस्कुरा रहे थे, फिर मैं मारिया- मसला आपके पास जाऊंगी। जी जी जी। मारिया बात बड़ी सादा सी है। अगर आइन इनको बोलने की इजाजत देता है, तमाम तर हकूक इनको फराहम करता है, तो पाकिस्तान के उसी कानून के तहत ये अदालत इन्हें बुला रही थी ना कि आप वापस आएं। उसी अदालत ने जब इनको रिहाई दी तो इन्होंने ढोल बजाए, मिठाइयां बांटी। जब उसी अदालत ने इनको कहा कि आप सरेंडर करें और आप सरेंडर करने का बार बार मौका दिया, जब नहीं आते वो इनके वारंट्स निकालते हैं, तो ये फिर उसी को अंडरमाइन करते हैं और फिर ट्वीट्स करते हैं कि जजेस जो हैं वो इंसाफ नहीं कर रहे, जजेस जो हैं वो भुगत से भरे हुए हैं। फिर तो ये कानून और आइन को भूल जाते हैं। वहां पर सेन वाइसिस मुसद्दिक मलिक साहब जैसी कहां जाती हैं, इनको पसेपुश डाल दिया जाता है और फिर ऐसी वाइसिस आगे आ जाती हैं जो पाकिस्तान के ना आइन को मानती हैं, ना कानून को मानती हैं, ना इदारों को मानती हैं, ना उनके एहतराम को मानती हैं। हाँ। मुझे क्यों निकाला वाली गर्दान जो है वो एपिसोड दोबारा शुरू कर दी जाती है। तो मियां साहब आए ना, जम आए, पेश हों, अदालतों के सामने भी पेश हों। अदालतें रिहाई देती हैं, हमारी तरफ से 100 एपीसीज करें, हमारी तरफ से 100 रैलीज करें, हमें कोई एतराज नहीं है। जब आप आइन की बात करते हैं तो फिर हम कानून की भी बात करते हैं। ठीक उस है। कानून को आप मानने को तैयार नहीं है, उससे अपने आप को बालातर समझते हैं। मुझे बताएं ना, नवाज शरीफ साहब के अलावा किस मुजरिम को जिसको सजा हुई हो उसको बाहर जाने की इजाजत मिली है? मुझे आप बता दें, किसी को मिली है? आज भी जो है मियां साहब से ज्यादा क्रॉनिक बीमारियों के अंदर लोग जेलों के अंदर मौजूद हैं, जिनके जो है उसी जेल मैनुअल के तहत इलाज हो रहे हैं। इनको जो मिस यूज ऑफ जुडिशियल कंसेशन नवाज शरीफ साहब ने किया है, ये किसी ने भी नहीं किया। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप देखें ना कि 9 माह से जो है वो उन्होंने इलाज नहीं करवाया। जब रिपोर्ट जमा करवाते हैं फरूख, तो उसमें लंदन- आप लंदन- कोविड नहीं, की वजह से कंसेशन दे डॉक्टर सकते इंग्लैंड हैं। में बैठा है। हाँ। एक मिनट, डॉक्टर इंग्लैंड में बैठा है, मियां साहब लंदन में बैठे हैं। अगर यही काम करना था, ऑनलाइन चेकअप करानी थी, तो पाकिस्तान से बैठ के मतलब करवा अमेरिका है, लेते। लंदन यहाँ में भी नहीं स्काइप पे होगा। बैठ के ठीक डॉक्टर है। को चेकअप करवाया जा सकता था। अच्छा। ये तमाम उज़र जो है ये पेश कर रहे हैं, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है और इसको पाकिस्तान के आइन के साथ ना जोड़े। पाकिस्तान का आइन जो है वो बड़ी, मैं समझता हूं कि उसकी एक अहमियत है, इंपॉर्टेंस है। वो कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है कि उसके अंदर किसी का नाम लिख दें या किसी को जो है वो कदगन लगा दें। हम तो कहते हैं कि बाय बुक्स चलें, लॉ के मुताबिक चलें। अगर कानून कहता है अदालत बुलाए तो अपने आप को पेश करें। आप लिख ठीक के है। दे के गए हैं। हाँ। शहबाज शरीफ ने उनकी गारंटी देखिए वो कानूनी, ये जो सियासी बयानात आप उस पे जितने भी दे बात नहीं दें, करते। कानूनी तौर पे इन्हें हर हाल में अदालतों के सामने पेश भी होना होगा, अपना मुकदमा वहां पर लड़ना भी होगा। एक सियासी बयानिया अलहदा होता है, एक जो लीगल बयानिया होता है, जो लीगल अप्रोच है वो डिफरेंट होती है। मलिक साहब, नवाज शरीफ साहब इस एपीसी में शामिल होंगे, तो वैसे उनके वोटर्स जो हैं वो आपका क्या ख्याल है कि एक उन्हें शॉट इन द आर्म इससे भी मिलता है कि जब वो एक्टिव होते हैं पॉलिटिक्स में, या फिर वोटर का भी थोड़ा प्रेशर आ जाएगा थोड़ी देर से के बाद कि अब मुल्क आ जाना चाहिए है, या वोटर ठीक कहता है कि भाई वहां बैठे हुए सलामत हैं, सियासत करें, इलाज कराएं? देखिए, इसमें आइन का सवाल नहीं है, इसमें कानून का सवाल नहीं है, इसमें मॉरल क्वेश्चन है। और मॉरल क्वेश्चन ये है कि अगर आप, मैं तो खैरदाती तौर पे ये समझता हूँ, ज़ाहिर मियाँ साहब को अल्लाह सेहत दे, जरदारी साहब को सेहत दे, लेकिन मॉरल क्वेश्चन सिर्फ ये होता है कि आप अगर बाहर हैं और इलाज करा रहे हैं
تو پہلی چیز یہ کہ آپ یہاں سے گئے تھے، آپ نے خاص ٹائم فریم میں آ جانا چاہیے تھا. علاج کس حد تک ہوا ہے، کس حد تک نہیں ہوا، یہ مسلم لیگ نون یا میاں نواز شریف کی فیملی بہتر بتا سکتی ہے. کورٹ کو سیٹسفائی بہرحال یہ اب تک نہیں کر پائے ہیں، اور کورٹ کے جو آرڈرز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ دیکھیے ان عدالتوں کو ماضی کی عدالتوں سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. ماضی کی عدالتیں وہ تھیں جو پی سی او ججز کے تحت ہوا کرتی تھیں، جس نے فیصلے اس طرح کے دیے، کنٹروورشل فیصلے دیے جو نہیں آج ایون پی ایل ڈی میں ہم ان کا ذکر نہیں کرتے. لیکن یہ وہ عدالتیں ہیں جس کی اسٹرگل خود میاں نواز شریف نے لیڈ کی تھی. یہ وہ عدالتیں ہیں کہ جس کے بارے میں میاں نواز شریف نے ایون پیپلز پارٹی کے دور میں لانگ مارچ کی تھی. ان عدالتوں کے فیصلے آپ ڈسپیوٹ تو کر سکتے ہیں لیکن ایکسپٹ کرنے پڑتے ہیں، آپ کو اس کو ماننا چاہیے. تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف تقریر کریں اس دن تو وہ اپنی واپسی کا اعلان بھی کریں. اچھا. اور تاکہ اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو بھی میسج جائے، گورنمنٹ کو بھی میسج جائے، عدالت کو بھی ایک پازیٹیو میسج جائے. اس چیز کو بتائیں. وہ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی صحت کے متعلق، ان کے علاج کے متعلق اس وقت کیا پوزیشن ہے، وہ کب تک واپس آ سکتے ہیں. یہ جواب جب آئے گا تو ان کے پولیٹیکل ورکرز میں بھی ایک جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ آئے گی. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کوشچن کو نظر انداز پی ایم ایل این کو نہیں کرنا چاہیے کہ صرف یہ کہنا کہ نہیں جی ان کے ووٹر جو ہے یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جانتے ہیں. ایک جنرل پرسپشن بنتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میرا خیال ہے میاں نواز شریف کو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور میں تو ذاتی طور پہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں ان سے کہ ان کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ وہ واپس کب آئیں گے، بارے میں، اپنے علاج کے بارے میں اور اپنی واپسی کی ٹائم لائن دیجیے. ٹھیک ہے، ابھی ہم بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، تھوڑا آگے بڑھیں گے بیکاز آج انکم ٹیکس کی بھی بڑی دلچسپ ڈیٹیلز آئی ہیں سامنے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ خود سوچیں گے کہ بھائی یہ شخصیت جو ہے ان کا امیج کیسا ہے اور یہ اصل میں انہوں نے اپنے اثاثے کتنے ڈکلیئر کرائے جس کے اگینسٹ وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. آج کی جو دوسری بڑی خبر تھی وہ ایف پی آر نے اثاثے جو تھے کتنا ٹیکس جمع کروایا انفیکٹ وہ ڈکلیئر کیا ہے، خاص طور پہ سینیٹرز کے اور ایم این ایز اور کچھ جو آفس بیئررز ہیں موجودہ رجیم میں. ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق 2018 کی یہ بات ہو رہی ہے، مجموعی طور پر ایوان بالا میں صرف 3 سینیٹرز نے 0 ٹیکس دیا ہے جبکہ 52 اراکین قومی اسمبلی نے 0 ٹیکس جمع کروایا ہے. اس میں جو بریک ڈاؤن ہے وہ تحریک انصاف کے 33 لوگ ہیں جنہوں نے 0 ٹیکس جمع کرایا ہے، مسلم لیگ نون کے 8 ہیں اور پیپلز پارٹی کے 8 ہیں. اچھا، 0 ٹیکس دینے والے جو حکومتی اراکین ہیں ان کے ہم نام آپ کو دکھا دیتے ہیں کوئکلی. سینیٹر فیصل جاوید، حالانکہ وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں ٹیکس دے، غلط فگرز شیئر ہوئے ہیں. فیصل باوڈا صاحب یہ بھی ڈینائی کر رہے ہیں کہ غلط فگرز شیئر ہوئے ہیں، میں نے تو دیا ہے ٹیکس. لیکن بہرحال ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ ہے جناب، اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ ہے پلیز جا کے خود ہی اس کو ٹھیک کرا لیجئے. سابق وزیر صحت عامر محمود قیانی، شاہ محمود قریشی کے فرزند زین قریشی 0 ٹیکس. وزیر ماحولیات زتاج گل، پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں، خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر کامران بنگش ہیں. اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، وزراء اعلیٰ کی ذرا کمپیریزن کرتے ہیں کہ سب سے کم ٹیکس کون دیتا ہے اور سب سے زیادہ کون دیتا ہے. اس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب 73,77,000 روپے کے ساتھ اس وقت سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں وزراء اعلیٰ کے جو ہے اس میں کوٹے میں. وزیر اعلیٰ بلوچستان دوسرے نمبر پہ 48,09,000. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب صرف 3,64,000 روپے. ابھی سب جانتے ہیں کہ کس کی کیا سوشل سٹینڈنگ ہے، کس کی کیا فائنینشل سٹینڈنگ ہے، یہ کیا ٹیکس اس کو دکھاتا ہے، ٹیکس میں وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے 0 ٹیکس دیا ہے اس دوران 2018 سے جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. اچھا، پنجاب میں جو 0 ٹیکس دینے والے اراکین ہیں نا اس میں تحریک انصاف وہاں پر بھی نمبر لے گئی جی، 29. مسلم لیگ نون کے 9 ہیں، پیپلز پارٹی کے 2 ہیں. اور ایک کچھ دلچسپ نمبر ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے، ہماری ٹیم نے نکالے ہیں. کراچی سے عطا اللہ صاحب ہیں جنہوں نے 517 روپے ٹیکس دیا ہے. سردار یار محمد رند 400 روپے ٹیکس. ٹنڈوالا یار کے سے تعلق رکھنے والے ذوالفقار صاحب نے 388 روپیز. خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم خان، مجھے لگتا ہے تمام وزراء خزانہ میں سب سے کم جو ہے ان کی آمدنی ہے کیونکہ ٹیکس ان کا اتنا معمولی ہے 341 روپیز.
तहरीक इंसाफ के ताहिर सादिक 214 रुपए, कवल शोजिब साहिबा 166 रुपीज और सियालकोट से मुस्लिम नून के खुश अख्तर सुबहानी साहब, मेरा ख्याल है ये इनको तो फौरन से पहले शायद एहसास कार्ड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। 33 रुपीज इन्होंने टैक्स दिया जी पूरे साल में। दुआ रकीन कौमी असेंबली ऐसे भी हैं जो करोड़ों में इनकम टैक्स जमा करवाते हैं। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी साहब 24 करोड़ रुपए और तहरीक इंसाफ के नजीब हारून 14 करोड़ रुपए। तो कुछ हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे दिलचस्प शेयर करने थे। सो डॉक्टर अमसद साहब, ये आपको इतनी दरवेश असेंबली, इतनी दरवेश सेनेट का मेंबर होके कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, आपने इनमें से कम टैक्स दिया है, ज्यादा दी मैंने आपकी देखी नहीं है कुछ, अच्छा नहीं लगता, आप खुद ही देख के अनाउंस करवाएं अपनी। लेकिन आपको कैसा लग रहा है 33 रुपए, 165 रुपए, 214 रुपए, तो बड़ी दरवेश सी हमारी असेंबली है ये। देखिए, हम अजीब सा लग रहा है। आपको याद होगा कि वजीर आजम कहा करते थे कि अगर हुक्मरान चोर हों तो लोग टैक्स नहीं देते, और अगर हुक्मरान क्या हों कि वज़रा भी टैक्स ना दें और सिफर टैक्स दें। आपने एहसास प्रोग्राम के लिए 313, 110 वाले लोगों को तो कह दिया, मगर वो जो सिफर वाले हैं, जो वजीर आला पंजाब हैं या वफाकी वज़रा हैं 2-3 जो सिफर टैक्स देते हैं, उनको तो एहसास प्रोग्राम फौरी तौर पे उनको मदद करनी चाहिए। वो कौमी खिदमत करते हैं, ऐसा ना हो कि भूख प्यास से कौमी खिदमत के फरीज़ा में भूख प्यास उनकी मुखिल हो जाए। तो मेरे ख्याल में फौरी तौर पे एहसास प्रोग्राम में हमारी डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा को बुलाया जाए और फौरी तौर पे उनको एहसास प्रोग्राम के जरिए आइडेंटिफाई कर दिए हैं। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब ने कम टैक्स दिया है, ये बिलीवेबल है? मुझे शाहिद खाकान अब्बासी साहब का तो मालूम है, उनकी जो सारी जिंदगी के उन्होंने जो काम किया हुआ था, उनकी जो एक्विटी थी वो उन्होंने एक्विटी लिक्विडेट की और जिसकी वजह से उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी आया, जिस पे से उन्होंने टैक्स दिया। शहबाज साहब का मुझे नहीं मालूम, काफी टैक्स उन्होंने दिया होगा मेरे ख्याल में, मगर मेरे पास वो नंबर नहीं है, इस वजह से मैं उस पर नंबर से निकाले। शहबाज में 36 लाख कुछ है, होना चाहिए हमारे पास। 36 लाख छोटा नंबर है सर, काफी नंबर है। 313, सर काफी नंबर है। 111, शहबाज शरीफ साहब के लिए शरीफ खानदान के हवाले से ठीक टैक्स है। जी मेरे ख्याल में, मुझे नहीं मालूम, ये तो टैक्स अथॉरिटीज इस पे तबसरा कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप 40-50 लाख, 30 लाख, 40-50 लाख रुपया टैक्स दे रहे हैं तो वो कोई छोटा टैक्स तो नहीं है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि आप 40 लाख पे अगर या 30 लाख पे मोतरज़ हैं तो फिर अजीब सी बात लगती है। मुझे लगता है कि क्या जो लिविंग लाइफस्टाइल है और जो उसके अलावा जो बाकी है उसको क्या मेरे ख्याल में अगर आप सारे खानदान सबके टैक्सेस निकालेंगे, जो लोग कारोबार भी कर रहे हैं उनके टैक्स, क्योंकि वो तो टैक्स उस चीज पे देंगे ना जो एक्विटी में उनका हिस्सा आता है, उस जो पे अपने नाम पे देंगे रखा होगा जी, और जो उनको हिस्सा आता होगा कारोबार में से, वो उस पे टैक्सेस तो नहीं देंगे जो बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, एक्टिवली बिजनेस रन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक उस पे इस वजह से उनका मुख्तलिफ होगा। मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी फारूक साहब। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे पीटीआई ने अच्छा एक बनाया है कॉम्बिनेशन, बिकॉज जो हमने टैक्सेस देखे हैं बहुत सारे आपके लोगों के, उससे लगता है कि वाकई बहुत ही दरवेश और बहुत ही सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और उनके पास ना इतने असासे हैं कि वो इतना टैक्स दें। लाइफस्टाइल कुछ मुख्तलिफ हो भी सही, लेकिन असासे उनके नाम पे नहीं है। सो वजीर आला भी माशाल्लाह कोई टैक्स नहीं देते पंजाब के, बकौल आपके अपने डिक्लेयर्ड फिगर्स के। तो ये तो मतलब पूरा कर रहे हैं वादा, मुझे लग रहा है तहरीक इंसाफ वाले अपना। देखें मारिया, बात ये है कि एक तो ये जो डायरेक्टरी जारी हुई है ये जून 2018 तक की है। इसका मतलब ये है कि ये 2017-2018 के जो गोशवारे हैं उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी, लेकिन पिछले साल के गोशवारे भी जमा हुए हैं और वो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड के ऊपर आप जाके नादरा का एक पोर्टल है उसके ऊपर आप कुछ फीस जमा करवा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, मामला ये है, जो असल चीज है वो ये है कि एफबीआर का अपना कानून है। एफबीआर कंप्यूटराइज तरीके से जो है ऑडिट के लिए बहुत सारे जो है वो अकाउंट्स को सेलेक्ट भी करते हैं, चेक भी कर सकते हैं। मैं आपके ही प्रोग्राम से ये बात एफबीआर को कह देता हूँ कि वो तमाम जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं अक्रॉस द बोर्ड है, उन तमाम लोगों के जो है उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी देख लें और उनकी जो एफबीआर में जो उनकी टैक्स रिटर्न्स हैं आप उनको भी देख लें। अच्छा, जहां तक आपने कुछ लोगों की बात की, आपने कमल शोजब की बात की, तो अभी मैं उनका एक ग्रुप में मैसेज देख रहा था कि 2018 में जो है वो अपने हस्बैंड के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट थी, एज ए हाउसवाइफ के तौर पे, पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे काम कर रही थी, उनकी कोई इनकम नहीं थी। तो अब जो है चूंकि वो नेशनल असेंबली का हिस्सा है और वहां से सैलरी विड्रॉ करती हैं तो सोर्स है डिडक्टेबल डिस्क्रिपेंसीज भी है बिकॉज़ मेरी जरताज साहिबा से बात हुई, उन्होंने भी मुझे ये बात बताई। तो जहां पे डिस्क्रिपेंसीज हैं वो भी ठीक हो सकती हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, बात ये है कि सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान साहब ने
2011 میں پریس کانفرنس کر کے اپنے احساسے سامنے رکھے تھے. اس وقت نہ وہ MNA تھے, نہ منسٹر تھے, نہ کسی سرکاری عہدے پر فائز تھے. اس ملک کے اندر جو ٹیکس کی ڈیبیٹ اور سیاستدانوں کو ڈیکلریشن کرنے کے حوالے سے پہلا آغاز انہوں نے کیا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ نواز شریف صاحب 5000 ٹیکس دیتے تھے, شہباز شریف صاحب بھی اس وقت تھوڑا سا ٹیکس دیا کرتے تھے. اب بھی اگر جتنا ٹیکس جمع کروایا ہے اور اس کے مطابق اگر اکراس دی بورڈ جو ہے وہ سب کی جانچ پڑتال کی جائے تو پھر یہ کہیں کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی شروع ہو گئی ہے. جو ان کے رہن سہن ہیں, جو معاملات ہیں, پھر اس سے تو بہت سر کچھ کاروائی جو ہے ذرا آپ اپنی بھی صفوں میں کر لیجئے, ان سے سوال ان کا ہم نے پوچھنا ہے. دیکھیں میں نے ماریا آپ کو پہلے کہا, نام لے کے پوچھیے کہا کہ میں تو FBR کو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں نا. سر پروگرام کے توسط سے تو کہیں, لیکن آپ حکومت میں آپ لوگ کابینہ میں بھی اس پہ سن لیں, میں تو ایز اے حکومتی نمائندے کے طور کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں نا, تو وہ تو اپنے قانون کے مطابق یہ تمام تر چیزیں دیکھ لیں گی. وزیر اعظم صاحب نے تو کابینہ کے مشیران کے اثاثے بھی ڈکلیئر کروائے. آپ دیکھیں نا, ہمارا تو جو سسٹم ہے ہم نے تو شروع روز سے ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے, اور ہم تو کبھی اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. لیکن ماضی کے اندر جو آج ہمیں سبق سکھا رہے ہیں یا جو ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی حکومتوں کے اندر ایسے اقدامات کیے یا اب ان کے پاس وہ مورل اتھارٹی موجود ہے یہ سوال کرنے کی, وہ بھی دیکھ لیں. یہ پوچھتے ہیں, یہ میرے پاس کچھ اور فگرز آ گئے. سن لیں اس کے باوجود میں فاروق حبیب حکومتی نمائندہ, حکومتی MNA یہ بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, سب کو دیکھ لے, ان کے پاس اختیار ہے, ان کے پاس قانون ہے, وہ سب کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ اس کی اور بھی بار ہے, کچھ اور بھی میرے پاس نمبر آئے. سن لیں جو مس ڈیکلریشن کرے گا وہ اپنے آپ کو قانون کے زمرے میں لانے کے لیے ایکسپوز بھی کرے گا. آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, لہٰذا ممبران اس حوالے سے بھی کافی سینسٹائز ہیں. اچھا ابھی مجھے نہیں لگتا کچھ چھپائے گا. اچھا ابھی میرے سامنے وہ 4 ویسے شہباز شریف صاحب کے میرے پاس آ گئے ہیں ڈیٹیلز. عمران خان صاحب کے بھی آگے 1,62,000 ان کا ٹیکس ہے, وزیر اعظم صاحب کا. شہباز شریف صاحب کا آئی واز رانگ, اٹس 97 لاکھ, تقریباً 1 کروڑ روپیہ ان کا ٹیکس ہے. اگین اف یو تھنک کہ اتنا ہی ٹیکس ہے, 1 کروڑ بھی نہیں کافی نا, ہاں 2,62,000 کافی ہے, 1 کروڑ کافی نہیں ہے. وہ تو ہم ان سے پوچھیں گے. میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں, میرے خیال میں میری ذاتی رائے اگر پوچھے تو میں آپ کو کہوں گا کہ 1 کروڑ جو ہے وہ بہت کم ہے, اور 2,62,300 کنال کے گھر میں رہنے کے بعد جس کے صرف, یار یہ تو بات ہی نہیں آج کرنے دے رہے. نہیں میں نے مظہر صاحب سے بات ہی نہیں کی, سوچیں آپ. نہیں اگر آپ چاہیں تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ نے میرے سے سوال پوچھا تو میں نے جواب دیا. میں صرف یہ فگرز پڑھ رہی تھی. میں بلاول صاحب کا بتانا چاہی تھی, ان کے 2,94,000 ان کا ڈکلیئر ٹیکس ہے, اور آصف زرداری صاحب کے 28,91,000 ہے. بائی دا وے زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا غلط ڈکلیئر ہوا ہوا ہے. آپ کے اپنے 2 منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کا ڈکلیئر غلط ہوا ہوا ہے. یعنی واوڈہ صاحب اور فیصل جاوید صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نے دیا ہے ٹیکس. انہوں نے کوئی ساتھ رسید بھی کچھ انہوں نے شامل کی تھی, 45 لاکھ پتہ نہیں نمبر واوڈہ صاحب نے. لسٹ میں کتنا ہے میڈم؟ 0. وہاں تو 0 ہے, FBR میں تو 0 ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں. مظہر صاحب یہ ہر سال ویسے لسٹ آتی ہے آلموسٹ مور اور لیس. ہم اسی طریقے سے 1-2 دن بات کرتے ہیں اس کے بعد, اور پھر ظاہر سی بات ہے اور ایشو آ جاتا ہے. پرسوں میں APC پہ بات کریں گے, جب پرسوں APC ہوگی. دیکھیں اب اس پر کیا کہیں. اب یہ تو مجھے پرولتاریہ کی اسمبلی لگتی ہے, پارلیمنٹیرینز چند ایک کو چھوڑ کے جنہوں نے کروڑوں میں ٹیکس دیے ہیں یا 50 لاکھ پلس دیے ہیں. لیکن یہ سب کو پتہ ہے, یا ہم جتنے بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ ہے, جو دوسرے ہیں دیگر لوگ ہیں, کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹیکس کلچر ویسے ہی نہیں ہے. ویسے ہی لوگ کم ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس چھپاتے بھی ہیں, چراتے بھی ہیں, ادھر ادھر بھی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا. یہ پرائم منسٹر کے لیول پہ یا بتا سکتے ہیں کہ اگر عمران خان نے 2-2.5 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے, اس کو سالانہ کے سال کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ان کی انکم پھر کتنی وہ ہے. اسی طریقے سے ہم باقیوں کا بھی وہ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے ٹیکس دیا, ایون جنہوں نے فرض کریں شاہد خاقان صاحب نے 24 کروڑ دیا, تو ان کے ایکچوئل ایسٹس کتنے ہیں, انکم کتنی ہے سالانہ, یہ بھی ذرا پتا ہونا چاہیے. تو ٹرانسپیرنسی اور زیادہ, جتنی ٹرانسپیرنسی آئے گی چیزیں بہتر ہوں گی. کوسچن آنسرز ہوتے رہتے ہیں, کوسچن آنسرز ہونے میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن یہ پتہ چلنا ہی ضروری ہے. اور یہ بھی میں بات کروں گا کہ ظاہر ہے یہ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں, دوسروں کے بھی آنے چاہیے, بیوروکریسی کے بھی آنے چاہیے, بیوروکریٹس کے بھی آنے چاہیے, کیونکہ یہ سارے لوگ جو گورنمنٹ کے خرچوں پہ چلتے ہیں. حکومتی ویسے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ سیلری کلاس ہے, جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں
लेकिन इनका रहन सहन देखें, हाँ। ग्रेड 20 से लेके ग्रेड 18 तक के लोगों का रहन सहन देखें, उनके एसेट्स का अंदाजा कर लें, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारे यहाँ टैक्स क्यों नहीं इतना कलेक्ट होता, क्यों नहीं हम अपने सही मानों में जो एस्टिमेटेड फिगर्स हैं उन तक पहुंच पाते। और तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टैक्स कल्चर को बेहतर बनाएं। और सर दे शुड लीड फ्रॉम एग्जांपल ना, अगर आपकी जो अपने जमात, हाँ, दे शुड लीड फ्रॉम एग्जांपल, दे शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, बिल्कुल। या सबके टैक्स उतने ही कटें जितने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के कटते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप तीनों रात का ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे, जो मोटरवे पे वाकया हुआ है आज 10वां दिन है, अभी तक एक मुलजिम पकड़ा नहीं गया, और ये है जी पंजाब पुलिस की फिलहाल की कारकर्दगी कि इतना हाई प्रोफाइल मुलजिम जो है 4 दफा उनको चकमा दे के निकलने में कामयाब हो गया। ये है इस वक्त पंजाब में गवर्नेंस का हाल। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 12 सितंबर को हमें बताया गया था कि मुबारक हो, जो लाहौर में मोटरवे पे पेश आने वाला वाकया है उसके मुल्जिमान को पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है। शहबाज गिल साहब ने एक बड़ी ही धुआंधार सी ट्वीट की, और जिसके बाद उनको काफी इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा, बिकॉज लोगों ने कहा कि किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं, इतने घिनौने जुर्म के बाद अगर आपने लोगों को सिर्फ आइडेंटिफाई किया है, पकड़ा नहीं है, तो किस बात की मुबारकबाद। उसके बाद जी प्रेसर हुई, बड़ी शानदार प्रेसर हुई, पूरी टॉप टियर मैनेजमेंट जो थी पंजाब की वहां बैठी। आईजी साहब ने हमें बताया कि वो कितने करीब पहुंच गए हैं उस मुलजिम आबिद के। एक लड़का है आबिद अली नाम का, जो कि रहने वाला है फोर्ट अब्बास का, उसकी तरफ ये सारी चीजें जाती हैं। हम इवन प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए, उसको नजर आया कि जी ये गाड़ी आके खड़ी हुई है। मुलजिम आबिद और उसकी बीवी वहां से फरार हो गए। उस दिन मुलजिम आबिद वहां से फरार हो गए। कुछ अरसे बाद फिर फयाजुल हसन चौहान साहब ने बात की मीडिया से, और उसमें उन्होंने बताया कि वो कितने करीब हैं और वो जानते हैं एग्जैक्टली कहां पे ये मुलजिम छुपा हुआ है। क्या कहा चौहान ने, सुनिए। एक मर्कजी मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा मर्कजी मुलजिम कहां भागेगा? नहीं भागने देंगे इंशाल्लाह। तुम्हें जहां पे भी हो, मुझे पता है, मैं इस वक्त नहीं डिस्क्लोज करना चाहता कि वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो पुलिस इंशाल्लाह तुम्हें ढूंढ लेगी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम गिरफ्तारी दे दो। किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जगह पे है, और उसके बाद ये हुआ कि दोबारा जब मुलजिम को पकड़ने के लिए वहां गए तो वो दोबारा चकमा दे के कामयाब हो गया वहां से भागने में। अब एक बड़ी एक ज्यादा कंसिस्टेंट थ्योरी जो उसे जन्म ले रही है वो ये है कि क्या पंजाब पुलिस के अंदर कोई उसका खैर खा है जो उसको बता देता है कि किस वक्त वहां पर छापा पड़ने वाला है, और वो मुलजिम वहां से गायब हो जाता है। वैसे ये पंजाब पुलिस और खासतौर पर हुकूमत पंजाब के जो बहुत बड़ा टेस्ट केस है, जब इतने IG मुतवातर से तब्दील हो रहे हों और हमें बताया जाए कि बेहतर से बेहतर पुलिस आएगी यहाँ पर, और यहाँ पे लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, उसमें ऐसा हाई प्रोफाइल मुलजिम जो है वो बार बार पुलिस से बच कैसे जाता है। कुछ तस्वीर आज जारी की हैं पुलिस ने, दिखाना चाहते हैं कि वो कैसे अपना हुलिया बदल सकता है। सो आप अपने इर्द गिर्द नजर रखिए कि मुलजिम जो है खाली अपने जो हुलिये को तब्दील इसलिए कर सकता है क्योंकि अब वो बहुत हाई प्रोफाइल है, मुल्क के कोने कोने में उसकी तस्वीर मौजूद है। तो ये 6 खाके पंजाब पुलिस ने इसको जारी किया है, और ये आप इसको देख लीजिए, इसकी तस्वीर ले लीजिए। इसका इस तरह की कोई शबाहत का अगर शख्स आपके इर्द गिर्द हो तो आपने पुलिस को इत्तला देनी है, लेकिन इसमें अभी तक बहुत सारे सवालात हैं जिसके पुलिस ने जवाब देने हैं। मिसाल के तौर पे खातून ने जब पेट्रोल के लिए अपनी लोकेशन भेजी और जिसको फोन किया वो शख्स कहाँ है, क्या हुआ उसके बाद। ब्रेक, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा, इस इशू पे हम बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।